दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को। और आज के वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस, जिसके रिगार्डिंग हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं आज के इस वीडियो के अंदर। दोस्तों सबसे पहले ये जानेंगे क्या है HRA, हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है, किनको अलाउ किया जाता है, क्या एग्जम्पशन, क्या टैक्सेबिलिटी इनकम टैक्स पर्पस के हिसाब से HRA के रिलेटेड दी गई है। अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल है या फिर एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो उस केस में क्या आपको HRA का बेनिफिट दिया जाएगा, क्या HRA की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, कितना आपको HRA दिया जाएगा, जिसका पूरा कैलकुलेशन एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। क्या होगी इसकी कंडीशन HRA लेने की, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्या आप HRA के साथ होम लोन के ब्याज की भी छूट ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। अगर आपने रेंट पेड किया अपने लैंडलॉर्ड को तो उस केस में क्या उनका पैन कार्ड जरूरी है, TDS एप्लीकेबिलिटी क्या होगी। अगर आपको HRA का बेनिफिट नहीं मिलता तो क्या इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कोई अदर डिडक्शन का बेनिफिट आपको दिया जाता है, जिसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो उस केस में अगर रेंट पेड करते हैं तो क्या आप HRA का बेनिफिट ले सकते हैं। सेक्शन 80DD के द्वारा जो डिडक्शन अलाउड किया जाता है रेंट पेड, वो कौन से केसेस में होगा और कितना डिडक्शन आपको मिलेगा, जिसके बारे में भी एग्जाम्पल के थ्रू हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को बिना देरी करते हुए। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को और बात करते हैं क्या है HRA। इसका फुल फॉर्म दिया गया है हाउस रेंट अलाउंस। यह आपके पार्ट ऑफ सैलरी का पार्ट माना जाता है, जो भी अलाउंस दिया जाता है एम्प्लॉयर द्वारा, जो भी आप खर्च करते हैं यानी एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं फॉर रेंटल एकोमोडेशन रिलेटेड। यानी अगर आप घर का रेंट पे कर रहे हैं तो उस केस में एम्प्लॉयर द्वारा जो अलाउंस आपको मिल रहा है उसे हम HRA कहेंगे। लेकिन अगर आप कोई भी रेंट पेड नहीं करते तो उस केस में आपको HRA का एग्जम्पशन अलाउड नहीं किया जाएगा। दोस्तों जिन लोगों को HRA नहीं मिलता तो उस केस में अगर वो रेंट पेड करते हैं तो उस केस में सेक्शन 80G के अंदर वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। HRA का बेनिफिट आपको तभी दिया जाएगा जब आप रेंट पेड करते हैं अंडर सेक्शन 1013A विथ रूल नंबर 2A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट द्वारा। ये पार्ट ऑफ आपकी सैलरी का पार्ट है, ये एक अलाउंस है। हो सकता है इसमें पार्शियल आपको एग्जम्पशन मिल जाए और कुछ केस में आपको फुल्ली भी एग्जम्प्ट मिल जाता है। अगर आपने रेंट जो है वो HRA से ज्यादा पे किया हुआ है या आपकी सैलरी ज्यादा है, 40% 50% ज्यादा निकल के आती है, तो उस केस में आपका पूरा का पूरा HRA एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे, तो क्या HRA टैक्सेबल होता है। तो दोस्तों HRA जो है वो सैलरी का पार्ट होता है, जिस वजह से इनिशियली तो ये टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर आप रेंटल एकोमोडेशन देते हैं यानी रेंट पे करते हैं तो उस केस में आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं HRA का सेक्शन 1013A द्वारा। या तो आपको पार्शियल मिल जाएगा या फिर वोइली यानी फुल्ली एग्जम्पशन आपको HRA द्वारा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप रेंटल एकोमोडेशन नहीं करते तो उस केस में HRA आपके लिए पूरा का पूरा टैक्सेबल होने वाला है। दोस्तों हम आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता दें कि HRA का बेनिफिट जो है वो न्यू टैक्स रिजिम वालों को नहीं दिया जाता। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम से हैं तो उस केस में आप HRA का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑप्ट करके रखी है न्यू टैक्स रिजिम तो उस केस में आपको HRA का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे, तो क्या सैलरीड इंडिविजुअल या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल अगर आप हैं तो HRA का बेनिफिट आपको दिया जाएगा। आइए जानते हैं। दोस्तों अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है यानी एम्प्लॉयमेंट द्वारा एम्प्लॉयड नहीं हुआ है, खुद से एम्प्लॉयड अगर है तो उस केस में उसे HRA का एग्जम्पशन अलाउड नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई सेल्फ इंडिविजुअल एम्प्लॉयड अगर खुद से है और रेंट पेड करता है तो उस केस में सेक्शन 80G के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकता है। सैलरीड पर्सन की बात करें तो सेक्शन 1013A द्वारा साफ साफ कहा गया है कि जो सैलरीड पर्सन है उन्हें अलाउ किया जाएगा HRA का बेनिफिट। ध्यान रखिएगा जो सैलरीड पर्सन है वो रेंट पेड करते हैं तभी उन्हें अलाउड किया जाएगा। अगर वो रेंट पेड नहीं करेंगे तो उस केस में वो भी 80G का बेनिफिट डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों आइए अब जानते हैं HRA क्लेम करने के लिए किन किन कंडीशन को आपको सेटिस्फाई करना और कितना HRA अलाउड किया जाता है, जिसके लिए क्या कैलकुलेशन है, क्या फॉर्मूला है। आइए जानते हैं इनकम टैक्स पर्पस के हिसाब से। दोस्तों HRA के लिए क्लेम करना अगर आपको तो कुछ कंडीशन जाननी होगी। पहली कंडीशन यह है कि आप एक रेंटल एकोमोडेशन में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि जिस एकोमोडेशन में आप रह रहे हैं वो आपका खुद का है।
इसके अलावा आपको एचआरए रिसीव होना चाहिए अपने एम्प्लॉयर द्वारा, और एचआरए के साथ आपको जो भी रेंट आपने पे किया है उसकी रेंट की रसीद, रेंट के प्रूफ ऑफ पेमेंट यानी रेंट एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए। इन सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद एचआरए द्वारा ये फैक्टर देखा जाएगा। कुछ फैक्टर देखे जाएंगे कैलकुलेशन पर्पस के लिए, जैसे कि जो भी आपने रेंट लिया है या आपकी सैलरी कितनी है, आपने कितना एचआरए लिया है एम्प्लॉयर से, या फिर आप कौन सी सिटी में रहते हैं, रेसिडेंसी आपकी क्या है, इन सभी फैक्टर को मिलाकर कैलकुलेशन किया जाता है एचआरए का। आइए जानते हैं एचआरए का फॉर्मूला या एचआरए का कितना एग्जम्पशन आपको अलाउ किया जाता है, जिसके लिए 3 बातें कही गई हैं। जो भी लोवेस्ट होगी इन तीनों में से उतना एचआरए का एग्जम्पशन आपको दिया जाएगा। सबसे पहले जो भी एक्चुअल एचआरए आपने रिसीव किया है उसको कैलकुलेट कर लेना है। दूसरा, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो उस केस में आपकी सैलरी प्लस डीए का 50% कैलकुलेट किया जाएगा, और नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं तो उस केस में 40% कैलकुलेट होगा। थर्ड पॉइंट जो है, जो भी आप रेंट पेड कर रहे हैं जिसमें से आपको 10% ऑफ बेसिक सैलरी और डीए लेस कर देना है। अब ये तीनों वैल्यू जो निकल के आएगी जिसमें से जो भी कम होगा उसका एग्जम्पशन आपको अलाउड किया जाएगा। अगर आपका 50% ऑफ सैलरी ज्यादा होता है, रेंट अगर आपने एचआरए से ज्यादा दिया है, तो उस केस में आपका पूरा का पूरा एचआरए एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, पूरा कैलकुलेशन जानते हैं, कैसे आप एचआरए का बेनिफिट ले सकते हैं, कैसे एग्जम्पशन ले सकते हैं, जिसके लिए आ जाते हैं अपने स्क्रीन पर। तो दोस्तों आइए बात करते हैं एचआरए के बारे में। तो हमने आपको ऑलरेडी बता दी थी कंडीशन क्या होगी, लोवेस्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो भी कम होगा इन 3 चीजों में से जिसमें आपको एचआरए का एग्जम्पशन अलाउड किया जाएगा पार्शियली। एचआरए जो भी आपने एक्चुअली रिसीव्ड किया है, या फिर जो भी रेंट आपने पेड किया है जिसमें से 10% आपका सैलरी का जो पार्ट है वो कम कर दिया जाएगा। सैलरी इंक्लूडिंग बेसिक सैलरी प्लस डीए होगा। इसके बाद अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, तो उसके इसमें 50% ऑफ सैलरी का कैलकुलेशन किया जाएगा। दोस्तों इन तीनों में से जो भी कम होगा उस पर आपको एग्जम्पशन अलाउड किया जाएगा। अगर आप मेट्रो सिटी के अलावा अदर सिटी में है तो उसके इसमें सिर्फ आपको 40% ही अलाउड किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस और कमीशन अगर फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर है तो। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं एचआरए का एग्जम्पशन आप कैसे क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों बेसिक सैलरी जो है, बेसिक पे रमेश की है 30,000 रुपये पर मंथ। डीएनएस अलाउंस की बात करें तो 3,000 रुपये पर मंथ। कमीशन की बात करें तो 25,000, और मोटर कार पर पर्सनल यूज पर एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर द्वारा दिया गया है 1,000 रुपये पर मंथ। हाउस रेंट अलाउंस जो रिसीव किया गया है, एचआरए रिसीव किया गया है, वो है 12,000। अब हमें यह ध्यान रखना है कि एचआरए हमें कितना एग्जम्पशन एलिजिबल होगा अगर रमेश ने जो है रेंट पेड किया है 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। घर जो है वो जयपुर के अंदर है, जो रेंटेड प्रॉपर्टी है वो जयपुर के अंदर है, तो ये नॉन मेट्रो सिटी के अंदर है, तो 40% हम कैलकुलेशन देखेंगे। आइए सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल एचआरए जो था 12,000 पर मंथ, यानी 1,44,000 एक्चुअल एचआरए निकल के आया। सेकंड जो हमारा था 40% और 50% था, जिसमें हमने आपको बताया था नॉन मेट्रो सिटी है, इसलिए 40% ऑफ सैलरी देखी जाएगी। सैलरी जो भी सैलरी होगी प्लस डीए 12 महीने के हिसाब से देखा जाएगा। ये आपकी 30,000 की सैलरी थी, 3,000 रुपए का आपका डीए था, 40% इसका निकालेंगे तो 1,58,400 निकल के आता है। इसके बाद जो थर्ड हमारा कैलकुलेशन था, जो एक्चुअल रेंट पेड किया था, जिसमें से हमें 10% सैलरी कम कर देनी है। एक्चुअल रेंट पेड हमने 10,000 रुपए किया था, तो 12 महीने के हिसाब से 1,20,000 आपने पूरे साल में रेंट पेड किया, और बेसिक सैलरी फिर से आपको निकालनी है 30,000 रुपए, डीए आपका 3,000 रुपए, 12 मंथ के हिसाब से अगर करते हैं तो 39,600 आपका पोर्शन 10% ऑफ सैलरी निकल के आता है, यानी नेट आपका जो है 80,400 थर्ड पार्ट के कैलकुलेशन में निकल के आता है। तो दोस्तों इसमें से जो भी लोएस्ट होगा यानी 80,400 का एग्जम्पशन आपको अलाउड किया जाएगा। तो कैलकुलेशन किस हिसाब से होगा, तो 1,44,000 तो आपका एचआरए हो गया, जो आप जो पहले आपको टैक्सेबल करना होगा। उसके बाद आपको एग्जम्पशन अलाउड किया जाएगा 80,400, यानी नेट जो एचआरए टैक्सेबल होगा वो आपका 63,600 किया जाएगा। आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे। तो क्या एचआरए के साथ आप होम लोन के इंटरेस्ट की ब्याज की भी छूट ले सकते हैं? आइए जानते हैं। दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी गई है कि आप एचआरए के साथ होम लोन के इंटरेस्ट की छूट नहीं ले सकते। अगर आपके दोनों घर जो है वो सेम सिटी में भी हुए तो भी आप एग्जम्पशन और डिडक्शन जो है होम लोन इंटरेस्ट का वो अलाउ किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप अहमदाबाद में रहते हैं और मुंबई में एम्प्लॉयमेंट के लिए आए हैं और वहां पर
आप रेंटल रहते हैं और एचआरए आपको मिल रहा है तो उस केस में एचआरए का भी बेनिफिट आपको मिलेगा। और अहमदाबाद में जो आपका घर है अगर वो लोन पे चल रहा है उसका जो ब्याज आप पे कर रहे हैं उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर केस ऐसा हो कि अगर सेम सिटी में ही आपके दोनों घर है, यानी आपका खुद का घर भी सेम सिटी के अंदर मुंबई में है और आप रेंटल मुंबई में रहते हैं, तो उस केस में आपको यह ध्यान रखना है, आपको प्रूफ करना होगा कि आपको रीजन देना होगा कि किस वजह से आप जो है रेंटल प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, ना कि अपनी खुद की प्रॉपर्टी में। क्योंकि ज्यादातर इनकम टैक्स ऑफिशियल ऐसी चीजों को, ऐसे क्लेम को जो है क्लोजली मॉनिटर करता है और कुछ केसेस के अंदर जो है वो डिनाई भी कर सकता है एग्जम्पशन के लिए, क्योंकि वहां पर अगर अमाउंट ज्यादा है, डिडक्शन ज्यादा आप क्लेम कर रहे हैं तो डिनाई किया जा सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर रीजन है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, जैसे सेल डीड हो गई या कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो गया, प्रॉपर रेंट रिसिप्ट है, रेंट एग्रीमेंट है, तो उस केस में आपको एग्जम्पशन और डिडक्शन दोनों ही अलाउड किया जाएगा। यानी फाइनली अगर हम आपको बताएं तो यस, अगर आप एचआरए के साथ साथ होम लोन इंटरेस्ट का भी बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वो भी आपको अलाउड किया जाएगा, लेकिन आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेंटेन करके रखना होगा। अगर आपकी सेम सिटी है जिसके अंदर लेते हैं तो उस केस में आपके पास प्रॉपर रीजन होना चाहिए और इन सेम ईयर के अंदर ही दोनों आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि लैंडलॉर्ड से कब आपको पैन लेना है, कब टीडीएस डिडक्ट करना है, क्या रेट पे टीडीएस डिडक्ट करना है जो भी रेंट आप पे कर रहे हैं, जिसके लिए डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जो भी रेंट आप पेड कर रहे हैं एज ए टेनेंट, अगर वो रेंट महीने के तौर पर 50,000 या उससे ज्यादा हुआ तो उस केस में आपको टीडीएस की लायबिलिटी आ जाती है, यानी आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ जाएगा 5% की रेट के हिसाब से सेक्शन 194(I)(B) के तहत। यानी जो भी लैंडलॉर्ड है जिसको आप रेंट पे कर रहे हैं, जिसमें आप टीडीएस डिडक्ट करके आपको बैलेंस पेमेंट करनी होगी और ये जो टीडीएस है वो आपको सरकार को जमा करना होगा, जिसके लिए टाइम लिमिट दी गई है। या तो आप मंथली बेसिस पर डिडक्ट कर लें या फिर फाइनेंशियल ईयर एंड अगर आपका होता है तब आप डिडक्ट कर सकते हैं। इन केस अगर आप प्रॉपर्टी वेकेट करने जा रहे हैं, फिर आपका जो रेंट एग्रीमेंट है वो टर्मिनेट हो रहा है, तो उस केस में उससे पहले ही आपको टीडीएस जो वो जमा कर देना है। अगर आप वापस रेंट एग्रीमेंट रिन्यू करवाते हैं तो उस केस में फिर से आपको बाकी का जो पार्ट ऑफ द मंथ होगा उसके लिए भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों आइए अब जानते हैं जो भी लैंडलॉर्ड है जिनसे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेने हैं। आपको पैन कार्ड लेना जरूरी है। अगर आपका लैंडलॉर्ड आपको पैन अवेलेबल नहीं करता या उनका जो पैन है वो इनऑपरेटिव हो गया है तो उस केस में आपको हायर डिडक्शन पर टीडीएस रेट चूज करनी है, यानी 5% नहीं बल्कि आपको 20% पर टीडीएस डिडक्ट करना है। और दोस्तों ये भी चीज ध्यान रखिएगा, अगर लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड इनऑपरेटिव है तो उस केस में वो उसकी क्रेडिट भी नहीं ले सकते। टाइम लिमिट हमने आपको बता दी कि कितने समय में आपको डिपॉजिट करना है। मान के चलिए सालाना के तौर पर अगर आपका जो रेंट है वो 6,12,000 रुपए का है, यानी मंथली आपका 51,000 का आप रेंट दे रहे हैं, तो उस केस में आपका जो टीडीएस है 5% के ऊपर निकल के आएगा। 30,600 रुपए के हिसाब से आपको जो है टीडीएस जमा करना होगा सरकार को। सरकार को टीडीएस जमा करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर एक फॉर्म जारी किया गया है, फॉर्म नंबर 26QC। इस फॉर्म के थ्रू जो है वो आप टीडीएस जमा कर सकते हैं और ये जो फॉर्म है वो आपको अवेलेबल करवाना होगा अपने लैंडलॉर्ड को फॉर्म नंबर 16C के अंदर। 16C जो है वो एक टीडीएस सर्टिफिकेट है, लाइक फॉर्म 16 जो होता है वैसे ही फॉर्म 16C होगा जो आपको लैंडलॉर्ड को देना है इससे टीडीएस सर्टिफिकेट के रूप में, ताकि वो उस क्रेडिट को, वो टीडीएस को अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त क्लेम कर पाएं। अगर आप टीडीएस जमा करने में फेल हो जाते या शॉर्ट टीडीएस जमा कर देते तो उस केस में नॉन कंप्लायंस माना जाएगा और ब्याज आप पर लगेगा। जब तक आप टीडीएस डिडक्शन किया, जब तक आप एक्चुअल पेमेंट नहीं कर देते उस समय पीरियड का आपको ब्याज देना पड़ेगा। जो भी आपका टीडीएस शॉर्टफॉल हुआ है या टीडीएस नहीं पे किया है तो उस केस में ब्याज आपको लग जाएगा। आइए दोस्तों अपने अगले पॉइंट पे, अगर मैं एचआरए रिसीव नहीं करता हूं तो उस केस में मुझे क्या एग्जम्पशन डिडक्शन इनकम टैक्स पर्पस के हिसाब से दिया जाएगा। दोस्तों अगर आप रेंट पेड कर रहे हैं फॉर रेंटल एकोमोडेशन के लिए तो उस केस में आपको एचआरए अगर रिसीव नहीं हो रहा है, यानी अपने सैलरीड एम्प्लॉय द्वारा रिसीव नहीं हो रहा है, या फिर अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उस केस में अगर आपके एचआरए रिसीव नहीं हुआ है तो उस रेंट का आप बेनिफिट ले सकते हैं सेक्शन 80(G) डिडक्शन के थ्रू। कुछ कंडीशन है, जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे वही ये डिडक्शन ले पाएंगे, और जो सैलरीड एम्प्लॉयड है जिनको एचआरए रिसीव नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा पूरे साल के अंदर आपको कभी भी एचआरए रिसीव नहीं होना चाहिए, तभी आप 80(G) का बेनिफिट ले सकते हैं। इसी के साथ आप खुद, आपके स्पाउस, आपका माइनर चाइल्ड, अगर कोई एचयूएफ है तो उनके मेंबर,
उनका खुद का रेसिडेंशियल एकोमोडेशन नहीं होना चाहिए उस प्लेस पर जिस प्लेस पर आप बिजनेस करते हैं, आपकी ऑफिस है, आपका एम्प्लॉयमेंट है, आप प्रोफेशन में है या आप जहां पर रहते हैं, तो उस केस में आपका खुद का कोई रेसिडेंशियल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका खुद का रेसिडेंशियल एकोमोडेशन है अदर देन जो प्लेस आप रिसाइड करते हैं या आपकी जॉब है उसके अलावा अगर कोई रेसिडेंशियल अकोमोडेशन लेके रखा हुआ है, तो उस केस में आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एज ए क्लेम नहीं कर सकते, आपको डीम टू बी लेट आउट करना होगा अगर आप सेक्शन 80GG का बेनिफिट लेते हैं। तो दोस्तों, आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो क्या एचआरए का बेनिफिट आपको तभी भी मिलेगा अगर आप अपने पेरेंट्स के घर में रहते हैं। तो एम्प्लॉयर द्वारा अगर आपको एचआरए अलाउंस दिया जा रहा है और अगर आप रेंट पे करते हैं, आप रेंट पे कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को जिसके लिए आपने प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट बना रखा है और मंथली पेमेंट आप बैंकिंग मोड से कर रहे हैं, तो उस केस में आप डिडक्शन अलाउ कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट इसमें मेंटेन करके रखना है और इसी के साथ जो आपके पेरेंट्स हैं उनकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त उस रेंटल इनकम को शो करना आपके लिए जरूरी होगा। अगर उनकी बिलो टैक्सेबल लिमिट हुई तो उस केस में फैमिली इनकम पर आप टैक्स बेनिफिट कमा पाएंगे, यानी जो भी एचआरए आपको मिला है उसका बेनिफिट आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। दोस्तों, आ जाते हैं अब अपने आखिरी पॉइंट पे, जो है डिडक्शन अगर आप क्लेम करना चाहते हैं सेक्शन 80GG के तहत, तो उसके लिए क्या कैलकुलेशन है, क्या इनकम टैक्स प्रोविजन दिया गया है। सेक्शन 80GG तभी आप क्लेम कर पाएंगे अगर आप एचआरए रिसीव नहीं करते, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या सैलरीड इंडिविजुअल है। तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग यानी इन तीनों में से जो भी कम होगा उसका ही डिडक्शन आपको अलाउ किया जाएगा। सबसे पहला जो दिया गया है वो 5000 पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेशन दिया गया है। सेकंड पॉइंट है वो 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, और जो तीसरा पॉइंट है जो भी एक्चुअल रेंट होगा जिसमें से 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम कम कर दिया जाएगा। इन तीनों में से जो भी कम अमाउंट होगी उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। आइए बात करते हैं एडजस्टेड टोटल इनकम की। तो जो एडजस्टेड टोटल इनकम होगी उसका कैलकुलेशन कुछ इस तरह होगा कि आपकी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A, ये दोनों रिड्यूस कर दी जाएगी। इसके साथ 115A 115D की भी इनकम रिड्यूस कर दी जाएगी। आपने अगर कोई डिडक्शन लिए हैं 80C से 80U एक्सेप्ट 80GG के, उन सभी डिडक्शन को रिड्यूस करने के बाद जो भी इनकम निकल के आएगी वो आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम मानी जाएगी और उसके बेसिस पर आपको 25% और 10% कैलकुलेट किया जाएगा। दोस्तों, आइए अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर आप सेक्शन 80GG के अंदर डिडक्शन लेते हैं तो कितना बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हैं, जिसके लिए आ जाते हैं अपने। तो दोस्तों, आ जाते हैं जिन लोगों ने रेंट पेड किया है लेकिन एचआरए क्लेम नहीं किया, उन लोगों के लिए डिडक्शन है 80GG जो रेंट पेड रिलेटेड दिया जाएगा। यानी अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सैलरीड पर्सन है जिन्हें एचआरए रिसीव नहीं हुआ है लेकिन फिर भी रेंट पे किया है, तो उसके इसमें आपको एग्जम्पशन दिया जाएगा। आइए जानते हैं इसकी क्या कंडीशन थी। तो एसएससी जिसको एचआरए रिसीव नहीं हो रहा है 1013A के थ्रू और उसने रेंट पेड किया है, तो कुछ कंडीशन उसे कंप्लाई करनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, आपको एचआरए रिसीव नहीं होना चाहिए पूरे साल के अंदर, यानी जो भी एक्सपेंडिचर आप इनकर्ड करेंगे रेंट पर वो आपको होना चाहिए, यानी एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपका होना चाहिए, एकोमोडेशन आपका होना चाहिए। इसी के साथ अगर आप खुद है, स्पाउस है, माइनर चाइल्ड है, एचयूएफ के कोई मेंबर है, तो एकोमोडेशन आपका उस जगह नहीं होना चाहिए जहां पर आप सर्विस दे रहे, एम्प्लॉयमेंट है या आपका घर है। अगर ऐसी जगह पर आपका एकोमोडेशन है तो उस केस में कितना डिडक्शन अलाउड किया जाएगा, तो हमने ऑलरेडी आपको बताया कि 5000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको देखना है। सेकंड, आपको 25% ऑफ टोटल इनकम यानी जो भी एडजस्टेड इनकम होगी आफ्टर जितने भी आपके डिडक्शन है 80C से लेकर 80U तक जितने भी आपके डिडक्शन होंगे उनको हटाने के बाद, इसके अंदर 80GG का डिडक्शन हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसके अलावा ये जितने भी डिडक्शन होंगे उनको डिडक्शन करने के बाद, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिडक्शन करने के बाद जो भी एडजस्टेड टोटल इनकम निकल के आएगी उसका 25%, और पहला जो पॉइंट है वो है एक्चुअल रेंट जो आपने पेड किया लेस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो राकेश जो है वो एक बिजनेसमैन है, यानी वो एक सैलरीड पर्सन नहीं है। उन्होंने जो है टोटल इनकम जो उनकी निकल के आ रही है असेसमेंट ईयर 22-23 की वो 4,60,000 निकल के आ रही है और उन्होंने घर का रेंट पे किया है 12,000 रुपए। तो उस केस में उनका जो घर है वो मुंबई में है। तो आइए जानते हैं उसको कितना डिडक्शन अलाउड किया जाएगा सेक्शन 80GG के तहत। दोस्तों, सेक्शन 80G के तहत सबसे पहला हमने आपको बताया था रेंट एक्चुअली पेड यानी 12,000 पर मंथ के हिसाब से 1,44,000 होता है, जिसमें हमें 10% टोटल इनकम का कम करना है,
यानी टोटल इनकम हमारी यहां पर 4,60,000 है, इसके अलावा हमारे पास कोई अभी डिडक्शन नहीं है, तो 4,60,000 का 10% यानी 46,000 निकल के आता है, यानी नेट यानी फर्स्ट पॉइंट के अंदर निकल के आता है 98,000 का कैलकुलेशन। सेकंड पॉइंट हमें 25% ऑफ टोटल इनकम देखना है, यानी 4,60,000 जो इनकम है राकेश जी की उसका 25% आपको लेना है, यानी 1,15,000। थर्ड कैलकुलेशन 5,000 पर मंथ देखना है, यानी 60,000। अब इसमें से जो भी कम होगा 98,000 या 1,15,000 या 60,000, तो 60,000 सबसे कम है, वही डिडक्शन जो है वो आपको अलाउड कर दिया जाएगा। 60,000 रुपए है, ये आपके बिजनेस की इनकम में से कम कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 60,000 का आप डिडक्शन आप क्लेम कर पाएंगे, भले ही आपने जो रेंट है 1,44,000 का पे किया, लेकिन 60,000 तक इसका आप क्लेम कर सकते हैं अपनी इनकम को रिड्यूस करने के लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया एचआरए रिलेटेड यानी हाउस रेंट अलाउंस रिलेटेड जो भी क्वेरी थी उसके अंदर हमने डिटेल में जानकारी पूरी की पूरी देने की आपको कोशिश करी है। अगर इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।